प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में ऑनलाइन क्लास में हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे वह है अशोक की गृह नीति और अशोक के प्रशासनिक सुधार। अशोक जब गद्दी पर बैठा तो उसने अपनी जो गृह नीति थी उसको धम्म के आधार पर स्थापित करने का प्रयास किया। यानी जो उसने सैनिक विजय के स्थान पर धर्म विजय की जो नीति अपनाई, जिसमें धम्म विजय से तात्पर्य था नैतिकता, धर्म का प्रचार प्रसार, नैतिक उत्तरदायित्व, सामाजिक उत्तरदायित्व, सद्गुणों का आचरण और उनका प्रचार प्रसार। तो अशोक ने अपनी जो गृह नीति थी उसको धम्म के सिद्धांतों के आधार पर स्थापित किया और अपनी प्रजा में नैतिक गुणों को विकसित करने का प्रयास किया और आध्यात्मिक या यूँ कहें कि सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना को भी विकसित करने का प्रयास किया। अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य और कुशल कूटनीतिज्ञ, विद्वान, राजनीतिक विचारक कौटिल्य के द्वारा स्थापित जो मौर्य प्रशासन था, जो अपनी महत्वपूर्ण विशेषताओं, मौलिकता को लिए हुए था, उसमें समय के अनुसार अपनी धार्मिक धम्म की नीति के अनुसार सामाजिक उत्थान का जो उसका लक्ष्य था, जो उत्तरदायित्व की भावना समझता था, यानी एक ऐसा शासक है जो पितृ समान हो, उसकी सोच के अनुसार उसने उसमें नीतियों में परिवर्तन किया और उसको सुधारों को लागू किया। सबसे पहले हम बात करते हैं जो उसके प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में है पैतृक राजत्व। पैतृक राजत्व से तात्पर्य है कि अशोक ने धम्म की नीति के बाद, कलिंग विजय के बाद, जब उसने सदैव के लिए युद्ध नीति बंद करने का निर्णय किया और धम्म विजय की नीति का पालन प्रारंभ किया कि सैन्य विजय, शस्त्र विजय व्यर्थ है और असली विजय है धम्म की विजय, तो उसने अपने राजत्व के सिद्धांत को भी परिवर्तित कर दिया और उस राजत्व को सिद्धांत को उसने पैतृक राजत्व के सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। इससे तात्पर्य यह है कि अशोक ने अपनी समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान माना। अशोक कहता है अपने प्रथम कलिंग शिलालेख में वो कहता है कि जिस प्रकार एक पिता अपनी संतान का आध्यात्मिक, नैतिक और भौतिक कल्याण चाहता है, विकास चाहता है, उसका उत्थान चाहता है, उसी प्रकार ये प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय यानी अशोक है, अपनी प्रजा की समस्त नैतिक, आध्यात्मिक और भौतिक कल्याण की कामना करता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि अशोक अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान मानता था और वो उसको पिता समान अपने आप को उसने साबित किया। द्वितीय पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक का पुनः कथन है, वो कहता है कि सभी मनुष्य ये जान जाएं कि देवानाम प्रिय हमारे लिए पिता के समान है। यानी वो लोगों से कहता है कि समस्त लोग ये जान लें कि देवानाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय अशोक है
उनके पिता के समान है। तो इससे साबित होता है कि अशोक ने अपने प्रजा के आध्यात्मिक, नैतिक, भौतिक यानी सर्वांगीण विकास, इहलौकिक और पारलौकिक जीवन की जिस तरह माता पिता अपनी संतान की कामना करते हैं उसके उत्थान के लिए, उसके विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए, उसी प्रकार अशोक भी अपनी प्रजा के समस्त प्रकार के कल्याण की भावना रखता था। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि अभिलेखों से यह निश्चित रूप से ज्ञात होता है कि राज्य के दैनिक कार्यों में अशोक की मुख्य भूमिका थी और सबसे महत्वपूर्ण थी। उसमें कर्तव्य निष्ठा का प्रबल भाव था और कर्तव्यों को पूरा करने में वह असाधारण शक्ति का प्रमाण देता था। उसका साम्राज्य विशाल था, प्रत्येक भाग तथा प्रत्येक वर्ग की जनता में स्वयं संपर्क रखने को वह बहुत महत्व देता था। वह घोषित करता है कि मैं जो कुछ पराक्रम करता हूँ वह उस ऋण को चुकाने के लिए करता हूँ जो सभी प्राणियों का मुझ पर है। यानी अशोक ये कहता है कि वो जो कुछ भी पराक्रम करता है, जो कुछ भी पराक्रम अशोक करता है, वो उस ऋण को चुकाने के लिए करता है जो प्राणियों का उस पर है, और उस ऋण को, उत्तरदायित्व को पूरा करने का प्रयास करता है। अशोक अपने कर्मचारियों से भी अपेक्षा रखता था कि वह अपने प्रजा के प्रति संतान का भाव रखें, और अपने चौथे स्तंभ लेख में अशोक का कथन है कि जिस प्रकार माता पिता योग्य धाई अथवा आया के हाथों में सौंप कर आश्वस्त हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे रज्जुक जनपदों में समस्त प्रजा के सुख के लिए मैंने उनको नियुक्त किया है। अपने छठे शिलालेख में अशोक कहता है कि मैं मानता हूं कि सर्वलोक हित मेरा कर्तव्य है, सर्वलोक हित से बढ़कर दूसरा कर्म नहीं है। इसी शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि जनता के कार्यों को सूचना के लिए प्रतिवेदक, सूचना वाहक मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, चाहे मैं भोजन कर रहा हूं या अंतःपुर में हूं या शयन कक्ष में या रथ में या पालकी में अथवा उद्यान में हूं, मैं सर्वत्र जनता के कार्यों को ही निष्पादित यानी पूर्ण करता हूं। दूसरा सुधार था प्रशासनिक पदाधिकारियों को पदाधिकारियों के नए कर्तव्य हैं, नवीन पदाधिकारियों की नियुक्ति। अशोक ने अपनी प्रजा के नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक कल्याण के लिए नए प्रकार के अधिकारियों को नियुक्त किया। अशोक अपने 5वें शिलालेख में कहता है कि मैंने अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में नए प्रकार के अधिकारियों की नियुक्ति की है, जिनका नाम था धर्म महामात्रों की नियुक्ति, और उनके नए विशद कर्तव्यों का निर्धारण किया। ये जो थे निम्न थे। पहला इनका काम था धर्म की स्थापना के लिए प्रयास करना, धर्म की वृद्धि का प्रयास करना। तीसरा था धर्मात्माओं के हित तथा सुख के लिए सब संप्रदायों के मध्य समन्वय का प्रयास करना, यानी जो धार्मिक महात्मा थे, संत, इनके नेता थे, उन आपसी जो संप्रदाय थे उनके मध्य समन्वय का काम करना। चौथा प्रमुख कार्य था सब जातियों में, अनाथों में, वृद्धों में उनके हित और सुख के लिए प्रयास करना। पांचवा इनका प्रमुख कार्य था यौन, कंबोज, गंधार सभी प्रांतों में उपयुक्त उद्देश्यों के लिए प्रयास करना, यानी अपने पड़ोसी राज्यों के साथ है। इसके अलावा इनका प्रमुख कार्य था बंदियों की कठिनाइयों को दूर करना। सातवां प्रमुख कार्य था राज परिवार के सदस्यों की देखभाल करना। अशोक कहता है कि वे धर्म महामात्र मेरे राज्य में सर्वत्र नियुक्त किए गए हैं। अशोक के अभिलेखों में कुछ पदाधिकारियों को नाम मिलते हैं जिनके कर्तव्य का और पुनर्निर्धारण किया गया है, और जिन पदाधिकारियों में तीसरा जो सुधार आप मान सकते हैं उनमें यह है युक्त, राजयुक्त और प्रादेशिक। हालांकि इनको प्रशासनिक दायित्व वो जो राजस्व अधिकारों के साथ जनता के कल्याण के लिए भी नए प्रकार के अधिकारी नियुक्त किए।
अपने तीसरे शिलालेख में अशोक कहता है कि उसने युक्त, राजुक तथा प्रादेशिक को 5 वर्षीय दौरे पर जाने का आदेश दिया है। इन यात्राओं में प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ प्रजा में धर्म प्रचार का कार्य भी करते थे। कौटिल्य के अनुसार युक्त नामक कर्मचारियों का उल्लेख राजस्व वसूल करने वाले अधिकारियों के रूप में किया गया है। ये संभवतः राजकों की अधीनता में कार्य करते थे। अशोक ने युक्तों को 5 वर्षीय दौरों में धर्म प्रचार का कार्य सौंप दिया था। राजू का उल्लेख कौटिल्य अर्थशास्त्र में नहीं है, लेकिन जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें राजकों का उल्लेख महत्वपूर्ण अधिकारियों के रूप में मिलता है और अशोक ने अनेक दायित्व उनके ऊपर सौंप रखे थे। चतुर्थ स्तंभ लेख में राजकों के कार्यों और अधिकारियों का उल्लेख किया गया है। जिस प्रकार माता पिता संतान को योग्य दाई आया के हाथों में सौंप कर संतुष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार मेरे रज्जु के जनपदों के सुख के लिए नियुक्त किए गए हैं। प्रादेशिक प्रदेश का प्रधान अधिकारी वो तो प्रशासक होता था, उसके अधीन राजक और युक्त नामक अधिकारी काम करते थे। अशोक के अभिलेखों से ज्ञात होता है कि नगर व्यावहारिक, नगर नियोजक महामात्रों का दर्जा प्राप्त रखते थे। नगर व्यावहारिक नगर का प्रधान न्यायिक अधिकारी था और न्यायाधीश था। अशोक के प्रथम कलिंग शिलालेख में यह कहा गया कि नगर व्यावहारिक शाश्वत समय ऐसी चेष्टा करे जिससे किसी को अकस्मात दंड न मिले। कुछ विद्वानों के अनुसार कौटिल्य के द्वारा उल्लिखित नागरिक तथा अशोक के उल्लेखों में स्थापित उल्लिखित नगर व्यावहारिक एक ही प्रकार के अधिकारी का नाम है। रोमिला थापर ने नागरिक को नगर व्यावहारिक से बड़ा अधिकारी माना है। चौथा महत्वपूर्ण सुधार, न्याय प्रशासन। अशोक ने न्याय प्रशासन को अधिक मानवीय एवं उत्तरदायी बनाने का प्रयास किया, यानी कठोर दंडों में उदारता बरतने का प्रयास किया। उसने नगर व्यवहारकों को यह निर्देश दिए कि पर्याप्त कारण के बिना किसी को कारावास या दंड न दिया जाए। इसके अतिरिक्त अशोक ने बंदी एवं दंड प्राप्त मनुष्यों को 3 दिन की छूट प्रदान की। इस संबंध में चतुर्थ स्तंभ लेख में उसका कथन है, यह मेरा आदेश है कि बंदी मनुष्यों को, दंड प्राप्त मनुष्यों को तथा वध प्राप्त मनुष्यों को 3 दिनों की छूट मेरे द्वारा दी गई है। उसकी जाति अथवा कोई उसके जीवन को बचाने के रज्जुकों का ध्यान आकृष्ट करेंगे तथा वध का ध्यान रखते हुए उनके पारी लौकिक कल्याण के लिए दान देंगे अथवा उपवास करेंगे। इस अभिलेख में अशोक ने न्याय व्यवस्था के संबंध में एक क्रांतिकारी सिद्धांत की बात कही है। यह उदाहरण व्यवहार समता और दंड समता की है। व्यवहार और दंड समता प्राचीन भारतीय न्याय परंपरा में एक नवीन बात थी। धर्मशास्त्रीय न्याय व्यवस्था के अनुसार कौटिल्य ने भी अपने अर्थशास्त्र में एक अपराध के लिए अलग अलग वर्णों के लिए अलग दंड की व्यवस्था की है। पांचवा महत्वपूर्ण जो सुधार था अशोक का, वो आप देखते हैं कि वो उसकी जो सोच थी, जो उसकी विचार था, जो एक पैतृक राजत्व की वो अवधारणा का जब वो उल्लेख करता है, उस पर पालन करता है, उस पर चलने का प्रयास करता है, तो जरूरी हो जाता है कि वो अपनी प्रजा के लिए, परोपकार के लिए कार्य करे, उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, भौतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी दृष्टि से उनके उत्थान और कल्याण का कार्य करे। प्रजा की सुख की सुविधा के लिए अशोक ने परोपकारी कार्य उसकी नीति का महत्वपूर्ण कार्य था, जिसमें उसने पशु पक्षियों के लिए चारे, पानी, दाने, मनुष्य के लिए सराय, चिकित्सा, कुएं खुदवाए, सराय बनवाई, वृक्ष लगवाए, जड़ी बूटियों की व्यवस्था की, यानी उसने परोपकारिता के अनेक कार्य किए। अशोक की परराष्ट्र नीति, वैदेशिक नीति, इसकी हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में।